Good morning, student. कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आज आपका हार्दिक अभिवादन करती हूँ। बच्चों, जैसे कि हमने पहले आपको पढ़ा है अनुशासन का स्वरूप। अनुशासन के स्वरूप में आपको बताया था स्वयं और आत्म स्वयं अनुशासन के अंतर्गत पढ़ा था आत्म अनुशासन और स्वायत्त अनुशासन। आत्म अनुशासन में अनुशासन बेहतर करना है, किस किस कारण से अनुशासन हो रहे हैं उन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। प्राचीन काल में अनुशासन किस प्रकार का था और आधुनिक काल में अनुशासन किस प्रकार का था। इसके बाद हमने अनुशासन बेहतर के कारण बताए, जिसमें दोस्तों शिक्षा प्रणाली, वैज्ञानिक व्यवस्था, सामाजिक वातावरण, नैतिक कर्तव्य, राजनीतिक पार्टियां, स्कूल परीक्षा प्रणाली, इन सब के बारे में हम आपको अध्ययन करा चुके हैं। उसके बाद में हमने आपको पढ़ाया था कक्षा अध्यापक के समान कर्तव्य। कक्षा अध्यापक के जो राष्ट्रीय एजुकेशन कोड में जो कक्षा अध्यापक के समान कर्तव्य थे, उसमें भी आपको कक्षा कक्ष के अंतर्गत भारत के अनुशासन पीड़िता भारतीय भूकंप भारत में उसके निवारण के अध्ययन हम आपको करा चुके हैं। शिक्षक का क्या क्या कर्तव्य होता है, भारत की बैठक व्यवस्था, बालक का पूरा आदर करना, अभिभावकों के साथ उनका कैसा संबंध है, बच्चे टाइम पर आते हैं या नहीं आते हैं, नैतिक व्यवहार का किस प्रकार से, इन सारी चीजों को हम आपको पढ़ा चुके हैं। इसमें आपको बहुपक्षीय एक पक्षीय विद्यालय के बारे में बताया, अध्यापक, एक पक्षीय अध्यापक और बहुपक्षीय अध्यापक, एक पक्षीय और बहुपक्षीय, दोनों के बारे में आपको बता चुके हैं कि शाला या कक्षा एक से 5 तक में जिसमें अध्यापक होंगे तो पढ़ाया जाता है, कोई विषय अध्यापक होगा, कोई मॉनिटर होगा, कोई कक्षा अध्यापक होगा, तो उसमें जो मॉनिटर की व्यवस्था की है, अध्यापक की कक्षा में अपना अध्यापक कर रहा होता है, तो मॉनिटर की व्यवस्था कक्षा को समान ऐसे बहुपक्षीय अध्यापक में इसमें आपको बहुत सारे विषय तो डिवाइड कैसे होगा, बहुपक्षीय जो है और उसकी कक्षा अध्यापक होंगे एक ही है, एक ही क्या अध्यापक है, तो उसको मॉनिटर की व्यवस्था करनी चाहिए। उसको कक्षा अध्यापक कोई कक्षा अध्यापक वही विषय का अध्यापक, तो उनको मॉनिटर की व्यवस्था करनी चाहिए और मॉनिटर को योग्यता के अनुसार या जवाब के अनुसार उनको चुनना चाहिए। किसको? कक्षा अध्यापक को। ये सारी चीजें हम आपको कल बता चुके हैं। उनकी बैठक व्यवस्था, शिक्षक जब पढ़ाते हैं तो उनकी समानांतर होनी चाहिए, बालकों को घर के अवसर पर रखना चाहिए, सबसे पहले छोटा बालक, उसके बाद बड़ा, अगर बालक दृष्टिहीन है, आंखों से कम दिख रहा है, तो जो छोटा टकरा वाला है उसे आगे पंक्ति में उसको बैठना चाहिए, कम सुनते हैं, कम देखना है, उसके बाद सबसे लास्ट में सबसे बड़ा वाला है उसको बैठाना चाहिए। ऐसे हमें टेक्स्ट की या मेरे स्टेटमेंट कुछ जो भी हमारे स्कूल की जो व्यवस्थाएं हैं उनके अनुसार बालक के अनुसार आयु के अनुसार बालक की उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे सारे दोस्त उत्पन्न ना हो। ये सारी चीजें हम आपको अध्ययन करा चुके हैं। इसके बाद आता है अनुशासन के साधन। अनुशासन में हम कौन से साधनों का उपयोग कर सकते हैं? अनुशासन में कौन से साधनों का हम उपयोग कर सकते हैं? इसमें दो प्रकार के साधन बताए गए हैं। पहला तो है सकारात्मक साधन और दूसरा है नकारात्मक साधन। सकारात्मक साधन और नकारात्मक साधन। और सकारात्मक साधन में छात्रों को अनुशासित अर्थात स्वयं अनुशासित, छात्रों में स्व अनुशासन की भावना जागृत करना, स्वयं अनुशासन की भावना जागृत करना। कौन से में? सकारात्मक साधन। सकारात्मक साधन में बालक में स्वयं अनुशासन
विद्यार्थी परिषद खेलकूद विद्यार्थी परिषद खेलकूद मॉनिटर प्रोजेक्टर और इसमें आगे शिक्षक अभिभावक परिषद शिक्षक अभिभावक परिषद शिक्षक अभिभावक परिषद ये जो सारी चीजें हैं कौन कौन सी विद्यार्थी परिषद खेलकूद मॉनिटर प्रोजेक्टर शिक्षक अभिभावक और बहुत सारी ऐसी गतिविधियां जिनके माध्यम से हम बालक में स्वयं शासन की भावना को जागृत कर सकते हैं। खेलकूद के माध्यम से बालक में अपने आप कितना भी अनुशासित नहीं बना होगा। उसमें खेलकूद अगर कोई खेल है या खेल में से भाग लिया है तो बालक को अनुशासित ही रहना पड़ेगा। अनुशासन के अनुसार उसको सारी एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। खेलकूद प्रतियोगिता में सब करेंगे तो ये खेलकूद जो हम करते हैं वो बालक में स्वयं शासन की भावना को प्रेरित करती है। विद्यार्थी विद्यार्थियों को हम कोई एक दूसरे के साथ करते हैं तो आपको क्या देते हैं अवलोकन करवाते हैं कोई सभा होती है या कभी शनिवार को कार्यक्रम करवाते हैं तो अध्यक्ष बनाते हैं कैसे चुनते बालकों से कहते हैं तुम्हारा जो टीम है ग्रुप है उसमें से तुम्ही अध्यक्ष होगे और तुम्ही सदस्य होंगे तो एक दूसरे को कर सकना उसमें क्या होता है अनुशासन बालकों से अनुशासन की भावना आ जाती है। ऐसे मॉनिटर योग्यता के अनुसार या चुनाव के अनुसार अपने समूह में से बालक अपने आप समूह में से जिसको चुनाव करते हैं तो मॉनिटर अपने आप के अनुशासन करेगा तो उसमें अनुशासन की भावना ये कौन से अनुशासन के अंतर्गत आता है सकारात्मक अनुशासन के अंतर्गत आता है। और शिक्षक और अभिभावक के बीच में जो वार्ता होती है तो ऐसा की बैठक होती है उसमें भी इसकी भावना ज्यादा होती है स्वयं अनुशासन की भावना होती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण होती है पुरस्कार की सकारात्मक भावना को उत्पन्न करता है। दूसरी आती है नकारात्मक साधन। दूसरा जो साधन आता है वो आता है नकारात्मक साधन। सकारात्मक साधन क्या होते हैं बालकों में स्वयं अनुशासन की भावना को जागृत करना इसके हिसाब से करना खेलकूद के माध्यम से विद्यार्थी परिषद सदस्य समूह के माध्यम से मॉनिटर के माध्यम से बहुत सारी क्रियाकलाप हैं जिनके माध्यम से अपन बालक में सकारात्मक साधन का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है नकारात्मक साधन। नकारात्मक साधन बालक को अनुशासनहीनता करने से रोका जाता है। बालक को अनुशासनहीनता करने से रोका जाता है। ये वो साधन है जो बालक को अनुशासनहीनता। नकारात्मक साधन दूसरा जो हमारा साधन है वो है नकारात्मक साधन। अब नकारात्मक साधन में क्या होता है अनुशासनहीनता को रोकना। बालक की अनुशासनहीनता है उसको रोकना। बालक की अनुशासनहीनता किस प्रकार से रोकेंगे हम जैसे भय आतंक शाला में देर से आए अगर विद्यालय में देर से आए तो रोकना तो रोककर उसको कार्य करवाना। विद्यालय अगर लेट से आया है होमवर्क नहीं करता है तो रोककर अतिरिक्त समय भी वो भी दंड का वो नकारात्मक साधन हो गया। ऐसे ही उसको सामाजिक निंदा के अनुसार सामाजिक जो निंदा होती है इसके माध्यम से भी हम बालक को नकारात्मक हीनता को रोक सकते हैं। समाज के द्वारा कोई गलत कार्य करेगा समाज उसकी निंदा करेगा तो बालक में अनुशासनहीनता होगी। इन चीजों को रोकते हुए नकारात्मक ये सारे साधन
आ जाते हैं नकारात्मक में। बालक में अनुशासनहीनता को रोकना है नकारात्मक साधन के अंतर्गत आते हैं, जैसे भय दिखाना, शक्ति दिखाना। अगर आप गलत कार्य करोगे तो आपको दंड मिलेगा, दंड मिलेगा। छोटा भी कार्य करो पुलिस पकड़ के, बच्चों को समझाते हैं ना अपन, अगर आप ये करोगे तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ऐसे करोगे तो आतंक के जरिए करोगे, आतंक फैलेगा। बालक ज्यादा शैतानी करते हैं तो क्या करते हैं, आतंक फैलेगा, तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। शाला में अगर विद्यालय में देर से आए तो कक्षा अध्यापक का कर्तव्य या अध्यापक का कर्तव्य है कि उसको रोक कर जो अतिरिक्त जो कार्य करवाते हैं समय विद्यालय समय से रोक कर उसको कार्य करवाया जाए। समाज के द्वारा उसकी निंदा की जाती है, किसमें, नकारात्मक साधन के रूप में, किसकी, बालक की। सामाजिक बहिष्कार करना, धमकाना, शारीरिक और आर्थिक दंड देना सबसे ज्यादा हो जाता है इसमें। शारीरिक और आर्थिक दंड देना, शारीरिक और आर्थिक दंड देना, ये भी किसके अंतर्गत आता है, नकारात्मक साधन के रूप में। और सबके सामने बालक की लज्जा करना, मतलब बालक को बिल्कुल लज्जित कर दिया जाता है। बालक इंसल्ट महसूस करता है, अगर वो इंसल्ट महसूस करेगा तो ये नकारात्मक साधन के रूप में ही आते हैं, तो हो सकता है बालक में परिवर्तन हो जाए। परिवर्तन हो जाता है ना इससे। बालक में सबके सामने कहते हैं ना बहुत से बच्चे, मैडम आप सबके सामने मत कहना, अकेले से मेरे से कुछ भी कह देना। बालक क्या करता है, अपने आप में हीन भावना पैदा करता है कि सबके सामने मेरी निंदा होगी, मुझे इंसल्ट करेंगे, तो फिर बालक क्या महसूस करेगा, अपने आप में हीन भावना। तो ये नकारात्मक साधन है। अनुशासनहीनता, बालक की अनुशासनहीनता से किस प्रकार से रोका जाए, शारीरिक दंड देके, आर्थिक दंड देके। जैसे शारीरिक दंड हो गया, मूर्ख बन जाओ। अब तो ये आधुनिक काल में तो बाल मनोविज्ञान चल रही है, तो ये शारीरिक दंड दे ही नहीं सकते। आर्थिक दंड पहले प्राचीन काल में दिया जाता था शारीरिक दंड। आर्थिक दंड में आप जुर्माना लगा देते हो कि अगर आपने समय पर यह काम नहीं किया तो आपको 50 रुपये या 100 रुपये पेनल्टी देनी ही होगी। ये नकारात्मक साधन के रूप में आ जाते हैं। शाला देर से आया तो कारण ने पूछकर उसको अतिरिक्त समय के लिए विद्यालय में ही रोका जाता है, और जो कार्य नहीं किया है उस कार्य को करवाया जाता है। बालक को शक्ति दिखाकर, धमकाकर, भय आतंक दिखाकर बालक को अनुशासनहीनता करने से रोका जाता है। ये कौन सा साधन हो गया, ये हो गया हमारा नकारात्मक साधन। इसके बाद सकारात्मक साधन में आपको बताया था विद्यार्थी परिषद, खेलकूद, मॉनिटर व्यवस्था, अभिभावक, शिक्षक अभिभावक समिति। सकारात्मक में ही एक आता है पुरस्कार। पुरस्कार वैसे तो मूल रूप से तो ये सकारात्मक साधन के रूप में ही हम प्रयोग लेते हैं, किसको, पुरस्कार को। पर कभी कभी बहुत सी जगह बहुत से बालक इसको नकारात्मक रूप में भी इसका उपयोग कर बैठते हैं। वो कैसे, अब पुरस्कार की आवश्यकता एवं महत्व प्रकट करते हुए डॉक्टर एस माथुर का कथन है कि शिक्षा में पुरस्कार भी एक शक्तिशाली प्रेरक माना जाता है। डॉक्टर एस माथुर का, एस जो माथुर हैं उनका कथन है कि शिक्षा में पुरस्कार का बहुत ही महत्व होता है, बहुत ही महत्व होता है। कौन कहता है, डॉक्टर एस माथुर। शिक्षा में पुरस्कार का बहुत ही महत्व होता है, यह एक शक्तिशाली प्रेरक माना जाता है। यह एक क्या, पुरस्कार, यह एक शक्तिशाली प्रेरक माना जाता है, प्रेरक माना जाता है। इससे बालकों में
इससे बालकों में स्वयं अनुशासन की या अच्छे व्यवहार की, स्वानुशासन की प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। कौन कहता है? डॉक्टर एस.एस. माथुर कहते हैं कि शिक्षा में पुरस्कारों का बहुत ही महत्व होता है। यह एक शक्तिशाली प्रेरणा माना जाता है। कितना मोटिवेट करने वाला प्रेरणा माना जाता है। इससे स्वयं अनुशासन की प्रेरणा मिलती है। किसको? बालक को अनुशासित होने के लिए प्रेरित किया जाता है। यदि विद्यार्थी अच्छा व्यवहार करता है, अनुशासित रहता है, तो इसके लिए उसे पुरस्कार मिलता है, तो वह अच्छे व्यवहार की प्रेरणा ग्रहण कर लेता है। बालक 100 बालक हैं अपनी कक्षा में, तो 100 बालक तो उद्दंडी नहीं होंगे। उसमें से कम यह सोच लो कि 10% बालक तो स्वयं ही अनुशासित होते हैं। तो उनके अनुशासित जो कार्य हैं, अनुशासित रहने का जो तरीका है, वो स्वयं अनुशासन के रूप में उनको क्या मिले? पुरस्कार मिले, तो बालक को और मोटिवेट होगा और अच्छा अनुशासित रहने की प्रेरणा मिलेगी। किससे? पुरस्कार के द्वारा। तो डॉक्टर एस.एस. माथुर कहते हैं कि शिक्षा में पुरस्कार का बहुत ही महत्व होता है। यह एक शक्तिशाली प्रेरक के रूप में माना जाता है। बालक में स्वयं अनुशासन की भावना जागृत होती है कि हम ये कार्य करेंगे तो हमें सबके सामने पुरस्कार मिलेगा और हमारा नाम होगा, जिससे बालक क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं और उनको बहुत ही मोटिवेट होने को मिलता है। इस प्रकार पुरस्कारों का महत्व अनुशासन में बहुत ही अधिक महत्व रखता है। किंतु पुरस्कार देना, ये तो स्वयं अनुशासन का तो क्या हो गया? प्रेरणा हो गई। किसमें? शक्तिशाली प्रेरक माना गया है पुरस्कार को। लेकिन पुरस्कार की क्या हानिकारक भी होता है। किंतु पुरस्कार देना हानिकारक भी होता है, हानिकारक भी होता है। अभी तो कह रहे थे मैडम प्रेरणा देती है, अभी यूँ कह रही है कि हानिकारक होता है। ये कैसे होता है हानिकारक? जैसे आपने कोई अच्छा कार्य किया, आपका साथी भी है, उसने थोड़ा सा आपसे कम अच्छा कार्य किया तो उसने भी और किया, इसने भी। 2 बालक हैं जैसे, इसने भी किया और इसने थोड़ा अच्छा किया, सर्वश्रेष्ठ, इसने कम किया। इसको पुरस्कार मिल गया और इसको पुरस्कार नहीं मिला, तो इसमें हीन भावना हो जाएगी ना पुरस्कार के प्रति कि क्या मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ तब भी मुझे कुछ भी नहीं, इसने थोड़ा सा ही तो अब किया मेरे से, इसको पुरस्कार मिलता। तो बालक में हीन भावना भी उत्पन्न कर देता है क्या? पुरस्कार। तो ये हानिकारक भी होता है क्या? पुरस्कार। तो पुरस्कार देने के कुछ नियम भी बताए गए हैं कि पुरस्कार हमें किस प्रकार से देने चाहिए। जैसे देखिए, जब पुरस्कार प्राप्त करना ही बालकों का लक्ष्य बन जाए तो वे बनावटी रूप से उसे प्राप्त करने की चेष्टा करें तथा पुरस्कार प्राप्त न करने वाले में छात्रों में अच्छे कार्य की उदासीनता हो जाती है। इसको पुरस्कार मिल गया और इस बालक को पुरस्कार नहीं मिला, अगली बार वैसे हीन भावना या ज्वेलिस या ईर्ष्या करने लग जाएगा कि अरे इसने इतना सही किया और मेरे ये बालक में क्या हो गई? हीन भावना हो गई, हानिकारक हो गया। तो फिर वो सारा कार्य क्या करेगा? बनावटी रूप से करेगा। पुरस्कार पाना मेरा ध्येय, अब लक्ष्य बना लेगा कि मुझे केवल पुरस्कार पाना है, अनुशासित हो या मत हो। बनावटी रूप में करेगा वो, अंदर से स्वयं अनुशासित नहीं हुआ वो, बनावटी। किसके कारण? पुरस्कार के लिए, तो मुझे पुरस्कार पाना है। तो सारी जो क्रियाकलाप करेगा वो क्या करेगा? बनावटी करण से करेगा। तो जितना ही पुरस्कार क्या है? प्रेरणादायक है, उतना ही हानिकारक है। तो पुरस्कार के कुछ नियम भी बताए गए हैं हमारे शिक्षक एजुकेशन कोड के तहत। पुरस्कार के निम्नांकित नियम को भी बताया गया है। अब उसमें कौन कौन से नियम है ये देखिए आप। नंबर 1, पुरस्कार किसी विशेष कार्य के लिए देने के स्थान पर सभी कार्यों का सत्रवर मूल्यांकन। अच्छा, इसमें है पुरस्कार किसी विशेष कार्य में, किसी
विशेष कार्य के बजाय, विशेष कार्य के बजाय। अभी तो आप यहाँ तक ये लाइन समझो, पुरस्कार किसी विशेष कार्य, जैसे हमारे बहुत सारे उत्सव होते हैं, बहुत सारे फंक्शन मनाए जाते हैं विद्यालय में, कोई कार्य होता है, बालक उसमें क्या करते हैं, भाग ले लेते हैं। तो हम जो बालक अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो उसको क्या करते हैं, पुरस्कृत करते हैं ना। तो ये कहते हैं नियम में कहा गया है, गाइडलाइन में, कि आप विशेष कार्य के बजाय उसका जो संपूर्ण सत्र है, हमारे सेशन का जो संपूर्ण सत्र है, उसका मूल्यांकन करके ही पुरस्कृत किया जाए। संपूर्ण सत्र का, संपूर्ण सत्र का मूल्यांकन करके बालक को पुरस्कृत किया जाए, पुरस्कृत किया जाए। कौन कहता है, हमारी जो एजुकेशन कोड की जो गाइडलाइन है उसमें कहा गया है कि पुरस्कार किसी विशेष कार्य के बजाय संपूर्ण सत्र का मूल्यांकन करके बालक को पुरस्कृत किया जाए, जिससे बालक में क्या, हीन भावना उत्पन्न नहीं होती है, बालक में हीन भावना उत्पन्न नहीं होती है। ये कहा गया पहला। हर कार्यक्रम में हम बालक को पुरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए, केवल उसका पूरा एनालिसिस किया जाना चाहिए, संपूर्ण सत्र में बालक के क्या क्या कार्य सर्वश्रेष्ठ रहे, बालक सही कर रहा है, सही रूप से कर रहा है या बनावटी रूप से। बनावटी रूप से जो पुरस्कार प्राप्त करते हैं तो वो तो कुछ ही दिनों के लिए कार्य करते हैं, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता उनका बनावटीपन। पर जो स्वयं अनुशासित शुरू से जो बालक रहता है उसका पूरा सत्र पर्यंत तक वो बालक ऐसा ही रहता है और पुरस्कार का भागीदार होना चाहिए। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है व्यक्तिगत रूप की अपेक्षा। दूसरा जो पॉइंट आता है वो है व्यक्तिगत रूप की अपेक्षा सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप की अपेक्षा सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से बालकों को पुरस्कार दिया जाना चाहिए, पुरस्कार दिया जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए। कैसे दिया जाना चाहिए? व्यक्तिगत रूप की अपेक्षा सामूहिक रूप से पुरस्कार दिया जाना चाहिए। कक्षा हो, टीम हो या उनका कोई समूह हो, जैसे बालकों ने, बहुत सारे बालक हैं, कोई प्रोग्राम में भाग लिया, भाषण दिए या और सारे क्रियाकलाप होते हैं, तो उनको एक को नहीं और दूसरे को नहीं बोला तो हीन भावना उत्पन्न होगी, ऐसे पुरस्कार नहीं देते। इनको सामूहिक रूप से दीजिए सबको, जो बालकों ने प्रोग्राम में भाग लिया है, जो एक्टिविटीज़ की हैं, उन सारों को क्या कीजिए, समूह के रूप में आप पुरस्कार दीजिए, जिससे बालक में अनुशासनहीनता की भावना उत्पन्न ना हो और पुरस्कार का भी औचित्य समझ में आए। बालक सब खुश होंगे, हमें भी पुरस्कार मिला है, हमें पुरस्कार मिला, समूह के रूप में उस पुरस्कार को दीजिए तो बालक सारे ही खुशी से झूम उठेंगे और उसमें हीन भावना नहीं आएगी। तीसरा जो पॉइंट आएगा इसमें वो आएगा पुरस्कार समय पर तत्काल दिया जाए, विलंब देने पर महत्व कम हो जाता है। अब आप कहोगे एक बात तो मैडम यूँ कह रही हैं कि पूरे सत्र का मूल्यांकन करके दिया जाना चाहिए, और दूसरी बार मैडम आप यूँ कह रही हैं कि तुरंत ही दिया जाए। पुरस्कार तत्काल समय पर दिया जाए, तत्काल समय पर दिया जाए।
पुरस्कार तत्काल समय पर दिया जाए, विलंब कर देने पर उसका महत्व कम हो जाता है। विलंब कर देने पर उसका महत्व कम हो जाता है, महत्व कम हो जाता है। जी हाँ, आपने कोई कार्य में भाग लिया, कोई भी इवेंट्स हो, आपको उसी समय पुरस्कार मिल जाए तब तो बहुत अच्छा है। और आपने प्रोग्राम किया है 1 साल या 5 साल या 2 साल पीछे और 10 साल पीछे आपको पुरस्कार मिले, तो वो खुशी नहीं मिलेगी जो तत्काल होता है। उसका प्रभाव वो नहीं होगा जो शुरू में जब आपने काम किया था उस समय भी। स्किनर महोदय भी कहते हैं ना कि आप पुरस्कार पर जोर देते हैं। वो क्या, एक चूहा को एक भूल भुलैया में घुमा देते हैं तो चूहा क्या करता है, इधर उधर घूमता रहता है। उसने तत्काल पुनर्वलन, ये पुनर्वलन ही तो है क्या, पुरस्कार देना, बच्चे को मोटिवेट करना, पुनर्वलित करना, पुरस्कार। दंड वो नकारात्मक पुनर्वलन में आ जाता है, सकारात्मक पुरस्कार पुनर्वलन में आ जाता है। चूहे को या कबूतर पर जिस पर भी उसने किया था, तो जैसे ही कार्य करता और पजल बॉक्स पे जैसे पैर दबाता तो ऊपर से क्या वो आ जाती थी, क्या बूंद किसी खाने की जो डालता था तुरंत उसके मुंह में पुनर्वलित हो जाता। तो तत्काल वो अगर उसको ऐसे पुरस्कार समय पर दिया जाता है तो बालक क्या हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है और पुनः कार्य करने के लिए जागृत हो जाता है। और उसको अगर आप विलंब कर दोगे तो बालक क्या नहीं होगा, मोटिवेट नहीं होगा और उसका महत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और बालक में अनुशासन नहीं था। क्या करने से क्या होगा, कुछ देंगे तो देंगे तो इतनी साल बाद देंगे, क्या बुढ़े ही हो जाएंगे। तो पुरस्कार को क्या करना चाहिए, तत्काल समय से ही दिया जाना चाहिए और विलंब नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट आता है इसमें, पुरस्कारों की संख्या अधिक न हो, सामान्य कार्यों के लिए पुरस्कार न दिए जाएं। अभी आपको बताया था ना, हर समय और सामान। सबसे पहली बात तो इसमें पुरस्कारों की संख्या, पुरस्कारों की संख्या ज़्यादा ना हो, ज़्यादा ना हो, ठीक है। पुरस्कारों की संख्या ज़्यादा ना हो और संख्या क्या ना हो, ज़्यादा ना हो। और सामान्य कार्यों के लिए, सामान्य कार्यों के लिए पुरस्कार ना दिए जाएं, पुरस्कार नहीं दिए जाएं। सामान्य कार्यों के लिए पुरस्कार नहीं दिए जाएं, ठीक है। क्या बताया, पुरस्कारों को की संख्या अधिक ना हो और सामान्य कार्यों के लिए पुरस्कार ना हो। तो बहुत सारे पुरस्कार लिया है, बच्चों ने काम किया, सबको 8-8, 10-10, वो भी एक बोरिंग हो जाता है वजन के रूप में। तो संख्या भी ज़्यादा नहीं हो, कितनी छोटा सा भी तो पुरस्कार के रूप में तो एक सिक्का ही बहुत है। गर्व के लिए तो 1 रुपये भी बहुत है, ज़्यादा तो आप करोड़ दे दो तो कोई वो थोड़ी रखता है, नहीं। पुरस्कार के रूप में तो 1 रुपये भी बहुत है। और सामान्य कार्य जो छोटे मोटे आपने कार्य कर दिया कि बेटा बता भारत की राजधानी कौन सी है, कि दिल्ली, तो शाबाश लो पुरस्कार। तो सामान्य कार्यों के लिए भी नहीं देना है और संख्या में ज़्यादा भी ना हो, अनुपात के अनुसार ही बालक को क्या देने जाने चाहिए, पुरस्कार। ज़्यादा भी ना हो और सामान्य कार्यों के भी लिए ना हो। जो विशिष्ट उत्कृष्ट जो कार्य करे, नाम रोशन करे, उनके लिए ही पुरस्कार देना चाहिए। हाँ, पुनर्वलन के रूप में आप शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा, अति शोभनम शोभनम, वो सारे पुरस्कार आप ओरली दे सकते हो, वो अलग चीज़ है। पर जो हम देते हैं ना गिफ्ट पुरस्कृत करने के लिए, वो चीज़ नहीं देनी चाहिए। अगला इसमें पॉइंट आता है, पुरस्कार पदार्थ के रूप में देने की अपेक्षा किसी कार्य में उत्कृष्टता के प्रमाण पत्र के रूप में दिया जाना चाहिए।
पदार्थ मतलब पुरस्कार, पुरस्कार पदार्थ के रूप में, के रूप के बजाय, पुरस्कार पदार्थ के रूप के बजाय या अपेक्षा किसी कार्य में उत्कृष्टता के प्रमाण पत्र के रूप में, किसी कार्य में उत्कृष्टता के रूप में प्रमाण पत्र दिया जाए, प्रमाण पत्र दिया जाए पदार्थ के रूप में। गिफ्ट आइटम देते हैं ना, उसके बजाय आप किसको दीजिए, प्रमाण पत्र को। बालक अधिक मोटिवेट होगा। कोई भी जो वैसे पदार्थ के रूप में जो आप देते हो, उसके बजाय प्रमाण पत्र के रूप में दे। किसी कार्य में उत्कृष्टता, अभी बताया ना आपको मैंने, जो सर्वश्रेष्ठ कार्य करे, उत्कृष्ट कार्य करे, गर्व करे, या नाम हो स्कूल का, विद्यालय का, महाविद्यालय का, देश का, राज्य का, अपना नाम हो, सर्वश्रेष्ठ कार्य करे, उसके लिए प्रमाण पत्र के रूप में हमें क्या दिया जाना चाहिए, पुरस्कार। पुरस्कार के बहुत सारे आपको हमने नियम बताए। पहला बताया था पुरस्कार किसी विशेष कार्य के स्थान पर उसके सत्र भर के कार्य को मूल्यांकन करते हुए बालक को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। सत्र भर के कार्य को मूल्यांकन करते हुए बालक को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट बताया था इसमें, बालक को व्यक्तिगत रूप के अपेक्षा सामूहिक रूप से पुरस्कृत किया जाना चाहिए। तीसरा आपको बताया था पुरस्कार क्या होता, अधिक संख्या में ना होकर, बालक को अधिक संख्या में पुरस्कार ना देकर कैसे देना चाहिए, सामान्य कार्यों के लिए पुरस्कार ना हो और अधिक संख्या में पुरस्कार ना हो। और बताया था आपको तत्काल समय पर ही पुरस्कार दिया जाना चाहिए, विलंब ना हो, पुरस्कार को विलंब नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगला बताया था कि पदार्थ के रूप के बजाय किसी कार्य में उत्कृष्टता के रूप में प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। बड़े बड़े आइटम देते ना, गिफ्ट आइटम, उसके बजाय आप किसको दीजिए, प्रमाण पत्र को। जो भी क्या सर्वश्रेष्ठ जो कार्य करे उसमें उसके लिए आपको बालक को प्रमाण पत्र में के रूप में पुरस्कार दिया जाना चाहिए। अनुशासन के साधन में हमने आपको बताया था सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक साधन के रूप में आपको बताया था पुरस्कार। अब नकारात्मक साधन के रूप में आपको बताएंगे दंड, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। धन्यवाद।